अभी हाल ही में यूरोपियन यूनियन ने ईरान के आईआरजीसी, जिसका फुल फॉर्म इरानियन रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर, उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया है। ये ईरान की एक बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी फोर्स है और ये सीधे रिपोर्ट करती है जो क्लेरिकल हैं, मेन क्लेरिक हैं ईरान के, अयातुल्ला अली खमीनाई अभी उनको। और इस फोर्स के पास खुद का अपना एक इंटेलिजेंस विंग है, खुद की फोर्स तो है ही ऑब्वियसली, और इसके अलावा इसके पास बहुत सारी ऐसी पावर दिए गए हैं जिससे कि ये लोकली रिवॉल्यूशन को भी, प्रोटेस्ट वगैरह को भी क्रश करती है। तो कितनी पावरफुल है ईरान की ईरानियन रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर और इसको क्यों यूरोप ने एक टेररिस्ट ग्रुप लेबल किया है, आइए समझते हैं इसको डिटेल से। अगर हम सबसे पहले आईआरजीसी की ओवरव्यू को देखें, अगर हिस्ट्री को देखें, तो आईआरजीसी उभरी थी 1979 रिवॉल्यूशन के बाद, जबकि शाह रजा पहलावी को तख्ता पलट किया गया, उनको देश छोड़कर भागना पड़ा और सत्ता आई अयतुल्ला अली खोमेनी के हाथ में। उसके बाद से एक पावरफुल पैरामिलिट्री इंस्टीट्यूशन के रूप में ईरान में उभरी है और ये डायरेक्टली सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करती है। हम जानते हैं कि ईरान में दो सुप्रीम लीडर हुए हैं 1979 रिवॉल्यूशन के बाद। पहले रिपोर्ट करती थी अयतुल्ला अली खोमेनी को, अभी ये रिपोर्ट करती है अयतुल्ला अली खमीनाई को। तो इसको ईरान के थियोक्रेटिक सिस्टम जो कि हम बोल सकते हैं कि ईरान एक थियोक्रेटिक स्टेट है, क्योंकि वो जो मेन हेड है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, और हेड ऑफ गवर्नमेंट के अलावा बजाय हम बोल सकते हैं हेड ऑफ द स्टेट है, वो यहाँ पे अयतुल्ला अली खamenei एक सिया क्लेरिक हैं, तो वो की पिलर मानी जाती है। कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम बात करें एआरजीसी की, तो इसको इस्लामिक जो रजीम बना है ईरान का, सियाइट क्लेरिकल सिस्टम के द्वारा जो लीड किया जाता है, उसका प्रोटेक्शन करना इसका हम बोल सकते हैं परम धर्म माना जाता है। ईरान आईआरजीसी का मेन ऑब्जेक्ट यही है कि जो इंस्टीट्यूशंस प्लेस में है, जिस तरह की सत्ता 1979 के बाद ईरान में बहाल हुई है, उसको उसी रूप में प्रोटेक्ट किया जाए। तो इसके कारण से इसको बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम भी कंट्रोल करने के लिए ईरान में अलाउ किया गया है, प्लस इंटरनल सिक्योरिटी ऑपरेशंस भी ये हमेशा कंडक्ट करती है, ताकि जो एंटी ईरान फोर्सेस हैं उनको ये रिकॉग्नाइज कर सके और उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जा सके। ना कि सिर्फ इंटरनली बट इवन एक्सटर्नल मिलिट्री एक्टिविटीज में भी हमें आईआरजीसी का क्लियर इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। यूरोपियन यूनियन की बात करें तो ऑब्वियसली सारे जो कंट्रीज यूरोपियन यूनियन के, उसके अलावा सऊदी अरेबिया, उसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा और कुछ कंट्रीज साउथ अमेरिका की, इन कंट्रीज ने आईआरजीसी को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया है, टेररिस्ट ग्रुप का डिजिग्नेशन दिया है। रीजन इसका सिंपल था, यूरोपियन यूनियन ने पहले इसको डिजिग्नेशन नहीं दिया था, पर अब उन्होंने अपना जो व्यू है उसको चेंज किया है और उसके पीछे रीजन बताया जा रहा है कि जो रिसेंट ईरान में प्रोटेस्ट हुए हैं, उस प्रोटेस्ट का ब्रूटल क्रैकडाउन देखने को मिला था। बहुत सारे लोग, 1000 से ज्यादा, 2000 से ज्यादा लोगों की मारे जाने की वहां संभावना है, सिविलियंस की मारे जाने की संभावना है, जिनको कि इनोसेंट बाय स्टैंडर, इनोसेंट हम प्रोटेस्टर बोल सकते हैं। उसके अलावा आईआरजीसी ने भी बहुत सारे, पहले भी जो भी प्रोटेस्ट कर रहे थे ईरान रजीम के अगेंस्ट में, उनको फांसी पे भी पब्लिकली हैंग किया है। तो इन सब की वजह से ऐसा माना जा सकता है कि ह्यूमन राइट वायलेशंस में आईआरजीसी का क्लियर इन्वॉल्वमेंट दिखता है और इसकी वजह से इंटरनेशनल प्रेशर भी इस पे राइज कर रहा था। अमेरिका ने ऑलरेडी इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया था और अब बारी थी यूरोपियन यूनियन की। यूरोपियन यूनियन ने भी इसको फॉलो किया और अब आईआरजीसी को टेरर डेजिग्नेशन दिया गया है। ऑरिजिन जैसा कि मैंने बताया कि 1979 रिवॉल्यूशन, इस्लामिक रिवॉल्यूशन जो कि बोलते हैं, उसके बाद क्लिकर रूल का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था ईरान में और उसके बाद आईआरजीसी उस समय एक वॉलंटरी फोर्स थी, हम बोल सकते हैं उस समय एक पैरामिलिट्री फोर्स थी, बट इसका इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर उस समय बिल्कुल देखने को नहीं मिलता था। बट जब ये इस्लामिक रिवॉल्यूशन सक्सेसफुल हो गई, अयतुल्ला अली खोमेनी जब सत्ता में आए, तो उन्होंने इस आईआरजीसी सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिख दिया। नाउ अब आईआरजीसी ईरान के एक कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रुप के रूप में देखी जा सकती है और ये रेगुलर मिलिट्री के पैरेलल ऑपरेट करती है। अब आप बोलोगे कि बहुत सारे कंट्रीज में, और हम बोल सकते हैं मैक्सिमम कंट्रीज में जो मिलिट्री होती है उसके पास डिफेंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, बट ईरान में ऐसा नहीं है। ईरान में मिलिट्री तो है ही एक्सटर्नल थ्रेट को रिपेल करने के लिए, किसी भी अटैक को रिपेल करने के लिए, और उसके अलावा आईआरजीसी का भी जो पावर है वो पैरेलल हम बोल सकते हैं पावरफुल, और कई बार तो आईआरजीसी ज्यादा पावरफुल दिखती है क्योंकि मिलिट्री जो है वो प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करते हैं, मिलिट्री के जो हेड है वो प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करते हैं, और प्रेसिडेंट से भी ऊपर ईरान में है जो है अयतुल्ला अली खमीनी, और आईआरजीसी के हेड सीधे उनको रिपोर्ट करते हैं। तो कई बार आईआरजीसी का डोमिनेंस हमें पावर स्ट्रक्चर में देखने को मिलता है। ईरान इराक वॉर के बाद भी हमें एक्सपेंशन इसका देखने को मिला था। 1980s में जो वॉर हुई थी उसके बाद से आईआरजीसी के नंबर ऑफ दी पर्सनल जो है उनमें काफी इंक्रीज देखने को मिला है हमें, और उसके बाद कई बार ऐसा लगा था कि इसका डिसोल्यूशन कर दिया जाएगा,
क्योंकि एनीवे इस्लामिक रेवोल्यूशन ईरान में सक्सेसफुल हो गई थी, बट चूंकि इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इराक ईरान वॉर में, इसको कंटिन्यू करने की हम बोल सकते हैं डिसीजन ले लिया गया था ईरानी गवर्नमेंट के द्वारा। इकोनॉमिक एक्सपेंशन भी अप्रूव किया है और डायरेक्ट सुप्रीम लीडर का इस ग्रुप को बैकिंग मिलता है। इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस इसका बहुत है, क्योंकि अगर हम बताएं खत्म अल अनबिया जो कि एक कॉन्ग्लोमरेट है, ईरान की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कॉन्ग्लोमरेट है, जो कि बहुत सारे कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे इन्वॉल्व है। ये नॉर्मल और कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सच एज पोर्ट डेवलपमेंट, टेलीकम्युनिकेशन, हाईवे डेवलपमेंट। तो उससे जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है, उस रेवेन्यू का यूज आईआरजीसी अपने सिक्योरिटी सिस्टम को, डिफेंस सिस्टम को, मिलिट्री जो बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है उसको इंप्रूव करने के लिए भी करती है। तो ईरान के पूरे इकोनॉमी में आईआरजीसी एक इकोनॉमिक स्टेक होल्डर के रूप में भी उभरा है। यानी हम बोल सकते हैं कि आईआरजीसी सिर्फ मिलिटरीली ही पावरफुल नहीं है, बल्कि इकोनॉमिकली भी एक ये सुपर पावर फोर्स बोला जा सकता है ईरान का बन के उभरा है। फॉरेन ऑपरेशंस की बात करें तो आईआरजीसी का एक सेपरेट विंग है जिसको कि कुद्स फोर्स बोलते हैं। कुद्स फोर्स को ओवरसीज आर्म ऑफ आईआरजीसी भी बोलते हैं। और ये जो है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जो ईरान ने बनाया है अमेरिका के अगेंस्ट में, चाहे वो यमन में हो जाए हूथी रेबेल के थ्रू, या हिजबुल्ला लेबनान में हो गया, या हमास हो गया पैलेस्टाइन में, या पहले बशर अल असद की एडमिनिस्ट्रेट की हुई सीरिया, इन सब में कहीं ना कहीं आईआरजीसी का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोल देखने को मिला था। स्पेशली हिजबुल्ला और हूथी को अभी ये कॉन्टिन्यूसली इम्बोल्डन करता जा रहा है। तो रीजनल पावर प्रोजेक्शन अगर ईरान को करना होता है स्पेशली, तो कुद्स फोर्स का यूज किया जाता है। इसी वजह से अमेरिका ने कई बार कुद्स फोर्स के जो कमांडर हैं, मेन कमांडर है, उनको टारगेट किया और कुछ साल पहले ही उनके कमांडर को असैसिनेट अमेरिका ने किया था। इंटेलिजेंस और कोवर्ट रोल भी आईआरजीसी प्ले करती है। फॉर एग्जांपल इंडिपेंडेंट इंटेलिजेंस विंग है इसका, जो कि मिलिट्री इंटेलिजेंस है, डोमेस्टिक इंटेलिजेंस से काफी सेपरेट है। और उसका एक मेन ऑब्जेक्टिव है कि ऐसे डुअल नेशनल्स जो ईरान में बसे हुए हैं उनको अरेस्ट करना, जो कि एंटी ईरान एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, और एंटी ईरान मोर स्पेसिफिकली कह सकते हैं एंटी रजीम एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। बल्कि आईआरजीसी ने बहुत सारे ऐसे लोगों को भी अरेस्ट किया है जिसको इन्होंने क्लेम किया कि वो इजराइल के लिए काम कर रहे थे, बहुत सारी इंटेलिजेंस वो इजराइल को शेयर कर रहे थे, एस्पियोनाज कर रहे थे। तो स्पाइंग एक्टिविटीज के लिए प्रोसिक्यूशंस भी आईआरजीसी करती है, प्लस फॉरेन कोवर्ट एक्टिविटीज भी आईआरजीसी करती है, जो कई बार हमें दिखता है हमला होता हुआ इजराइल के एसेट के अगेंस्ट में या अमेरिकन एसेट के अगेंस्ट में, तो आईआरजीसी के कुछ फोर्स का वहां पे क्लियर एक रोल हमें देखने को मिला है। इजराइल से जब कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया, स्पेशली गाजा वॉर अक्टूबर 7 2023 के बाद, जब इजराइल ने हमास के अटैक के अगेंस्ट रिटेलिएट किया, तो उसके बाद से कॉन्टिन्यूसली आईआरजीसी जो है वो एक इंपॉर्टेंट फोर्स और मेजर फोर्स के रूप में उभरा था। और इजराइल को यह समझ में आ गया था कि अगर वो वाकई में पैलेस्टाइन के ऊपर कंट्रोल करना चाहता है, अगर वो थ्रेट को टेरर को न्यूट्रलाइज करना चाहता है, तो कहीं ना कहीं वो उसे आईआरजीसी को भी टारगेट करना होगा। इस वजह से हमने देखा कि जब इजराइल ने ईरान पे जून 2025 में अटैक स्टार्ट की, तो सबसे पहले उसने आईआरजीसी के सीनियर कमांडर्स को टारगेट किया। तो एक दो नहीं बल्कि मल्टीपल, आप देख सकते हैं फोटोग्राफ में, मल्टीपल आईआरजीसी के जो कमांडर्स हैं, जूनियर सीनियर, उनको टारगेट किया गया, असैसिनेट किया गया। और इसके वजह से जो पूरी जो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी थी इस ग्रुप की, वो डिस्टर्ब होती चली गई। इसके कारण से जो भी हिजबुल्लाह के लोग थे, जो भी हमास के लोग थे पैलेस्टाइन में, उनको सपोर्ट आईआरजीसी का टाइमली नहीं मिला, और इसका फायदा उठाते हुए इजराइल ने एक मैसिव डिस्ट्रक्शन वहां पे की थी। और कई बार तो ऐसा बोला जाता है कि हिजबुल्लाह और हमास का जो थ्रेट है वो काफी हद तक उनकी जो कैपेबिलिटीज है, एबिलिटीज है, उसको डिग्रेड कर दिया गया है, और बहुत साल लग जाएंगे वापस इन ग्रुप को अपनी कैपेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। मिसाइल फैसिलिटी को भी डैमेज किया गया था, और मिसाइल फैसिलिटी जैसे हमने बिगिनिंग में बताया कि वो आईआरजीसी ही ईरान में कंट्रोल करती है। डोमेस्टिक प्रोटेस्ट सप्रेशन भी बताया करती है। इसके लिए आईआरजीसी का स्पेशल विंग है जिसको कि हम बासिस मिलिशिया बोलते हैं। बासिस मिलिशिया अगर हम देखें, ये इस तरह से मिलिशिया जो है घूमते रहते हैं, उनके पास बटॉन्स होता है, उनके पास टेजर गन्स होता है, उनके पास इवन हम बोल सकते हैं असॉल्ट राइफल्स भी होते हैं। तो इन सब का यूज करते हैं ताकि पब्लिक में दहशत बनी रहे, कोई भी जो लोग हैं वो ईरानियन रजीम, ईरानियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने से डरे। और अगर कोई प्रोटेस्ट करता भी है तो क्रैकडाउन बहुत ब्रूटल होता है, उनको जेल में डाल दिया जाता है, उनको पब्लिकली हैंग किया जाता है। और इस वजह से कहीं ना कहीं जो ईरान की पब्लिक है वो भी डरी सहमी हुई रहती है। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि यूज ऑफ आर्म फोर्स किया जाता है ब्रूटल क्रैकडाउन को ब्रूटली प्रोटेस्ट को ब्रूटली क्रैकडाउन करने के लिए। तो अगर हम एसेंस में देखें तो आईआरजीसी एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है ईरानियन क्लेरिक के द्वारा जो यूज की जाती है रिजीम को कंट्रोल करने के लिए, और रिजीम के अगेंस्ट कोई भी जो असर्टिवनेस है, प्रोटेस्ट है, उसको भी कंट्रोल करने के लिए। तो आईआरजीसी 3 रोल प्ले करती है, एक डिफेंस का रोल, दूसरा इंटेलिजेंस का रोल जहां पे स्पिनाच को अटैक करती है, और तीसरा डोमेस्टिक प्रोटेस्ट को क्रैकडाउन करने का रोल।
तो बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स है और अभी हाल में टेररिस्ट डिजिग्नेशन इसको दिया गया। दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। If you like the video, please share it, share it with your aspirants as well as subscribe channel for more content. Thank you.